हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना एकेडमी। और इस वीडियो में हम टीजीटी बायो के क्वेश्चंस देखेंगे जो DSSP, यूपी, केवीएस, एनवीएस, एपीएस के लिए इम्पॉर्टेंट है। कोई भी पीजीटी बायो का एग्जाम्स देंगे तो इन टॉपिक्स से क्वेश्चंस आएंगे। तो इस वीडियो में हम सभी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन के साथ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं इसमें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ ये कहना चाहती हूँ कि आपको प्रिपरेशन एमसीक्यू की कैसे करनी है। कोई भी एग्ज़ाम अगर आपको क्वालिफाई करना है तो उसके लिए आपको एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। बट सारे एमसीक्यूज़ स्पेसिफिक नहीं हो सकते। जैसे DSSB की वीडियो में, एक ही वीडियो में सारे एमसीक्यूज़ प्रोबेबल या जो आ चुके हैं वो पॉसिबल नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ के आपको CUET के उससे भी मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको नीट के टॉपिक से भी मिलेंगे, क्योंकि नीट भी किस पे बेस्ड है, NCERT पे बेस्ड है। 80% क्वेश्चन NCERT की बुक से ही आते हैं। तो आपको क्या करना है कि सिर्फ DSSB के MCQs सॉल्व नहीं करने, मतलब DSSB की वीडियो MCQs नहीं देखनी। इसके अलावा आपको कौन सी वीडियोस देखनी है, CUET की बायो की वीडियो भी देखनी है, क्योंकि ये क्या है, ये भी NCERT बेस्ड है। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको MCQs सॉल्व करने हैं। और जो लास्ट है, नीट की वीडियोज़ देखनी है। तो आपका पैटर्न कैसे होना चाहिए कि पहले आपको CUET की वीडियोज़ देखनी है, फिर आपको DSSB के MCQs देखने हैं, फिर आपको नीट के MCQs देखने हैं। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपके अल्टीमेटली जितने भी टॉपिक्स हैं या जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर हो जाते हैं। इसके बाद आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए, क्योंकि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि आपका जो कन्फ्यूजन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो एग्ज़ाम्स के टाइम पे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो सिर्फ DSSB की MCQ वीडियोस मत देखिए, इसके अलावा भी जो मैंने अभी बताई स्ट्रैटेजी कि CUET की वीडियोस से स्टार्ट करिए, CUET फिर DSSB और फिर नीट के MCQ सॉल्व करिए। क्योंकि अगर आप PGT की बायो की बात करें, चाहे DSSB हो, अभी यूपी TGT PGT का फॉर्म निकला था, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ NCERT से क्वेश्चन नहीं आएंगे बल्कि ग्रेजुएशन से भी, ग्रेजुएशन लेवल के भी क्वेश्चन आएंगे। तो सिलेबस उठाइए और सिलेबस के हिसाब से वो चैप्टर्स कर लीजिए। अभी तो ये वीडियोस DSSB के लिए सबसे बेस्ट है। अगर आप यूपी PGT का दे रहे हैं पेपर तो आपको नीट का भी क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा। DSSB में आप सिर्फ DSSB और CUET के क्वेश्चंस भी कर लेंगे तब भी चलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एमंगस्ट हाइड्रोफाइट्स फाइनली डिसेक्टेड लीव्स अकर इन। फाइनली डिसेक्टेड लीव्स किस में प्रेजेंट होते हैं? तो हाइड्रो मतलब होता है वाटर और फाइट्स मतलब होता है प्लांट्स। तो जो वाटर के प्लांट्स हैं उनमें फाइनली डिसेक्टेड लीव्स किन टाइप्स में होते हैं? तो वाटर बॉडीज़ में कुछ फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं, कुछ सबमर्ज्ड होते हैं। तो इनमें से किस में फाइनली डिसेक्टेड लीव्स होते हैं? तो इस तरीके से जो इसमें लीव्स होंगे वो इस तरीके से बने होंगे। तो सबमर्ज जो प्लांट्स होते हैं उनमें फाइनली डिसेक्टेड लीव्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सक्यूलेंट्स अकर इन। सक्यूलेंट्स किस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो सक्यूलेंट इज बेसिकली अ जीरोफाइटिक प्लांट। जीरोफाइटिक प्लांट मतलब जो ड्राई कंडीशंस में ग्रो करता है। तो ये जो जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं इनको ड्राई कंडीशन में रहने के लिए उन्होंने कई सारी चीज़ें अडेप्ट करी होती हैं। तो अडेप्टेशन में फर्स्ट तो यही है कि इनके अंदर स्पॉन्जी टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं जो कि कभी भी रेन हो ये वाटर को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है यूफॉर्बिया। आप एलोवेरा को भी देख सकते हैं। तो ये सब क्या है, सक्यूलेंट प्लांट्स हैं। तो इसमें आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे बिल्कुल स्पॉन्जी स्पॉन्जी से। तो इसके नीचे क्या है, स्पॉन्जी टिश्यू है जिसने वाटर को रिटेन कर रखा है। इसके अलावा ये क्या फॉलो करते हैं, कौन सा पाथवे फॉलो करते हैं? तो हमें स्टोमेटा का पता है कि जो स्टोमेटा है उससे ट्रांसपिरेशन भी होता है, तो ये कैम पाथवे फॉलो करते हैं। तो नाइट के टाइम पे ये CO2 अपने स्टोमेटा की हेल्प से ले लेते हैं। उसके बाद इनका जो स्टोमेटा होता है वो सनकन होता है। सनकन स्टोमेटा मतलब स्टोमेटा डीप पिट्स में प्रेजेंट होते हैं, मतलब सरफेस पे प्रेजेंट नहीं होते। इसके अलावा इनमें जो लीव्स होती हैं वो स्पाइंस की फॉर्म में कन्वर्टेड होती हैं, मतलब लीव्स की जगह स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं इसमें। और इसके अलावा इनके ऊपर होती है वैक्सी लेयर। ठीक है। अगर इनकी जो स्टेम है, स्टेम ही फोटोसिंथेसिस करती है, ग्रीन कलर की होती है, तो जो इनकी स्टेम है उस पर एक मोटी सी परत होती है, उसे बोलते हैं वैक्सी लेयर। तो सक्यूलेंट्स अब तक आपको पता चल गया कि क्या है, डेजर्ट प्लांट्स आर सक्यूलेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन प्रोटेक्ट्स बायोस्फीयर फ्रॉम हाई एनर्जी
तो ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट होता है। स्ट्रेटोस्फियर में 15 से लेकर 30 किलोमीटर के बीच में हमारी ओजोन लेयर होती है, जो हमें यूवी रेस से प्रिवेंट करती है। अगर ये हमें यूवी रेस से प्रिवेंट ना करे तो हमें क्या हो सकता है, बहुत इजीली स्किन कैंसर हो सकता है। उसके अलावा आई कैटरेक्ट हो सकता है। तो जो यूवी रेयर से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वो स्ट्रेटोस्फेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इन विच हैबिटेट डज द डायurnal टेम्परेचर डे एंड नाइट, कौन से हैबिटेट में डे और नाइट दोनों के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होते हैं? तो कौन सा हैबिटेट है वो? डेजर्ट। तो डेजर्ट के हैबिटेट में डे और नाइट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन प्रेजेंट होता है। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ इंटरेक्शंस देखेंगे। तो ये कुछ स्पीशीज़ के इंटरेक्शंस हैं आपस में, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंटरेक्शंस हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये स्पीशीज़ का इंटरेक्शन पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव इंटरेक्शन होता है। नेगेटिव में क्या होगा? नुकसान होगा। पॉजिटिव में फ़ायदा हो सकता है उस इंटरेक्शन से। ठीक है, तो म्यूचुअलिज्म है फर्स्ट इंटरेक्शन, जिसमें दोनों स्पीशीज़ को फ़ायदा होता है, तो ये पॉजिटिव इंटरेक्शन का टाइप है। कंपटीशन में दोनों स्पीशीज़ को नुकसान होता है, तो ये क्या है? नेगेटिव इंटरेक्शन। प्रीडेशन में एक स्पीशीज़ को नुकसान, एक स्पीशीज़ को फ़ायदा होता है, तो ये भी नेगेटिव इंटरेक्शन है। पैरासिटिज्म में भी एक स्पीशीज़ को नुकसान और एक को फ़ायदा होता है, तो ये भी नेगेटिव इंटरेक्शन है। कमेंसलिज्म में एक को बेनिफिट होता है और एक को कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं होता, तो ये पॉजिटिव इंटरेक्शन है। और अमेंसेलिज्म में एक स्पीशीज़ को नुकसान होता है, दूसरे को कोई बेनिफिट नहीं होता, तो ये नेगेटिव इंटरेक्शन है। तो इस तरीके से हमने इंटरेक्शंस देख लिए। अब ज़रा हम थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो सबसे हम म्यूचुअलिज्म देखेंगे सबसे पहले, तो जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है। जैसे लाइकन, जो किसका एसोसिएशन है? एल्गी और फंगस का। फिर है माइकोरिज़ा। माइकोरिज़ा होती है फंगस जो एसोसिएटेड होती है किससे? रूट ऑफ हायर प्लांट्स से। हायर प्लांट्स की रूट से माइकोरिज़ा एसोसिएटेड होते हैं। इसमें क्या होता है कि दोनों ही स्पीशीज़ का फ़ायदा होता है। माइकोरिज़ा को भी फ़ायदा होगा, हायर प्लांट्स को भी फ़ायदा होगा। लाइकन में क्या होगा? एल्गी को भी फ़ायदा होगा और फंगस को भी फ़ायदा होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम कंपटीशन पे। कंपटीशन क्या है? दोनों स्पीशीज़ को नुकसान होगा। ये तब होता है जब स्पीशीज़ सेम रिसोर्स के लिए लड़ते हैं। जब सेम चीज़ के लिए सेम चीज़ की ज़रूरत दोनों को है, तो वो क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे। इससे क्या होगा? दोनों को नुकसान होगा। प्रीडेशन में एक को फ़ायदा होता है, एक को नुकसान होता है। जिसको फ़ायदा होता है वो बेसिकली प्रेडेटर होता है, और जिसको नुकसान होता है वो क्या होता है? प्रे होता है। प्रेडेटर साइज़ में बड़ा होता है, प्रे साइज़ में छोटा होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो है वो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, प्रेडेशन जो है। फिर आते हैं पैरासिटिज्म पे। इसमें होस्ट और पैरासाइट का रिलेशनशिप होता है। तो पैरासाइट को फ़ायदा होता है और होस्ट को नुकसान होता है, जैसे कि लाउस ऑन ह्यूमंस। उसके अलावा टिक्स, डॉग पे टिक्स का प्रेजेंट होना। कमेंसलिज्म क्या होगा? एक को फ़ायदा होगा और दूसरे को कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे एपीफाइट्स ग्रो करते हैं मैंगो ट्री पे, तो मैंगो ट्री को तो कोई फ़ायदा नहीं है, बट एपीफाइट्स को फ़ायदा है, उससे स्पेस मिल गया। अमेंसेलिज्म क्या है? जिसमें एक स्पीशीज़ को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा और एक को नुकसान होता है। जैसे कि पेनिसिलिन, जो कि रिलीज़ करता है फंगस, तो फंगस तो इसको रिलीज़ कर देता है, बट फंगस को इसको रिलीज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बट इस पेनिसिलिन से बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, तो दूसरी स्पीशीज़ को नुकसान हो गया, बट यहाँ पे इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ये अमेंसेलिज्म है। तो ये हमने कुछ इंटरेक्शंस देखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें है सिलेक्ट द स्टेटमेंट विच बेस्ट एक्सप्लेन्स कमेंसेलिज्म। तो अभी हमने जो स्लाइड पढ़ी है उसके बाद हम क्या बता सकते हैं कि कमेंसेलिज्म में क्या होता है? एक स्पीशीज़ को फ़ायदा होता है और एक स्पीशीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वन ऑर्गेनिज्म इज़ बेनिफिटेड एंड अदर इज़ नॉट अफेक्टेड। तो दोबारा मैं दिखा देती हूँ आपको कि यहाँ पे देखिए, ये रहा कमेंसेलिज्म। एक को फ़ायदा हुआ और एक को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जैसे कि एपीफाइट्स और मैंगो का रिलेशनशिप बताया। तो इसका आंसर क्या हुआ? वन ऑर्गेनिज्म इज़ बेनिफिटेड एंड अदर इज़ नॉट अफेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोरिज़ा किसका एग्जाम्पल है? माइकोरिज़ा हमने अभी देखा था कि किसका एग्जाम्पल है? म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है, जिसमें दोनों स्पीशीज़ को ही बेनिफिट होता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव इंटरेक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो माइकोरिज़ा किसका एग्जाम्पल है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है। एक्चुअली में हम म्यूचुअलिज्म को और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो जब हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं,
वहाँ पे ट्रीज़ की हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ट्रीज़ क्या बना लेती हैं, बड़ी बड़ी ट्रीज़ कैनोपी बना लेती हैं। तो कैनोपीज़ बनाने की वजह से क्या है कि जो लाइट है वो नीचे तक नहीं पहुंच पाती। और इसके अलावा वहाँ पे एक चीज़ क्या होती है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो इतना रेनफॉल होता है कि जो भी मिनरल्स वगैरह हैं वो लीच आउट हो जाते हैं, वो मिट्टी के नीचे काफ़ी अंदर तक चले जाते हैं। अब प्लांट्स उन मिनरल्स को कैसे लें, जैसे फॉस्फोरस। तो ये जो माइकोरिज़ा होते हैं ये एसोसिएटेड होते हैं इनकी रूट से। तो माइकोरिज़ा क्या है, फंगस है। तो फंगस जो होते हैं उनमें स्ट्रक्चर होता है, एक होता है हाइफी, और इस हाइफी से नेटवर्क्स बनते हैं, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जिसे हम बोलते हैं माइसीलिया। तो ये माइसीलिया क्या करते हैं, जो भी न्यूट्रिशन लीच आउट हो गया है उसको एब्जॉर्ब करके प्लांट की रूट्स तक पहुंचा देते हैं। और फिर प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, और उससे जो भी सुक्रोज वगैरह प्रेजेंट होता है वो कौन ले लेता है, फंगस ले लेता है। तो माइकोरिज़ा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन ग्रीन प्लांट एंड अ फंगस। द प्लांट मेक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सच एज शुगर्स बाय फोटोसिंथेसिस एंड सप्लाइज देम टू फंगस, एंड फंगस सप्लाइज टू द प्लांट वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स सच एज phosphorus taken from soil. क्वेश्चन नंबर 7, इंटरेक्शन ऑफ स्पीशीज विद द इन्वायरमेंट। स्पीशीज का इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं, ऑर्टिकोलॉजी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बायोटिक फैक्टर्स इंक्लूड। तो इकोसिस्टम के दो फैक्टर्स होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। तो बायोटिक फैक्टर क्या होते हैं, तो बायोटिक फैक्टर होंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स, और एबायोटिक फैक्टर क्या होंगे, वाटर, टेम्परेचर, लाइट, सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोसोरियल एनिमल्स रिफर्स टू। फोसोरियल एनिमल्स क्या होते हैं, एनिमल्स दैट आर अडेप्टेड टू बरोइंग। तो एनिमल्स दैट आर अडेप्टेड टू बरोइंग आर नोन एज फोसोरियल एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 10, निश डेंसिटी इज। निश की डेंसिटी क्या होती है, तो निश की डेंसिटी क्या होगी, अबेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज विद इन इट्स हैबिटेट। एक हैबिटेट में किसी पॉपुलेशन की अबेंडेंस होना। उसके बाद आगे बढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिस्पॉन्स कैसे करते हैं एबायोटिक फैक्टर्स के अगेंस्ट। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं, जैसे ह्यूमंस का बाहर कोई भी टेम्परेचर हो, ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, 37 डिग्री सेल्सियस। तो अगर ये ग्राफ भी प्लॉट करने के लिए आ सकते हैं कि इंटरनल टेम्परेचर आपका देखो, ये मूव ही नहीं कर रहा है, ये ग्राफ बिल्कुल कांस्टेंट है। इंटरनल टेम्परेचर सेम है, एक्सटर्नल टेम्परेचर बेशक बढ़ता जाए। तो ये रेगुलेटर्स हो गए। नेक्स्ट, कन्फर्मर्स क्या होते हैं, जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, जैसे कि प्लांट्स। तो प्लांट्स क्या हो गए हमारे, कन्फर्मर्स हो गए। जो इंटरनल टेम्परेचर है, जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है वही इंटरनल टेम्परेचर है। देन माइग्रेशन, माइग्रेट कर लेते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म एस्केप करने के लिए, जो टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पाते वो कहीं और मूव कर जाते हैं, जैसे कि इंडिया में साइबेरियन क्रेन्स आते हैं। ठीक है, साइबेरियन क्रेन्स आते हैं। ओके, कहाँ पर, कियोलेडियो नेशनल पार्क, कियोलेडियो नेशनल पार्क, भरतपुर, राजस्थान, घाना। नेक्स्ट, सस्पेंड। कुछ टाइम के लिए ऑर्गेनिजम्स अपनी ग्रोथ को सस्पेंड भी कर देते हैं, मतलब रोक देते हैं। उसके लिए वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, जिसे कहते हैं विंटर स्लीप, जैसे बियर, स्नेक्स, सम स्नेक्स। एंड एस्टिवेशन, जब ऑर्गेनिजम्स किस में चले जाएं, समर स्लीप पर, जैसे कि स्नेल्स एंड फिशेस। बट यहाँ पे ग्राफ में एक और हमें लाइन दिख रही है, तो ये किसकी लाइन है, पार्शियल रेगुलेटर्स की, जो कुछ टाइम के लिए तो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं, बट उसके बाद वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते। तो यहाँ पे तो अपने बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर लिया, बट इसके बाद ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। विंटर स्लीप इज ऑल्सो नोन एज, विंटर स्लीप को हम क्या कहते हैं, हाइबरनेशन। बट क्वेश्चन उल्टा भी हो सकता था कि समर स्लीप को क्या कहते हैं, तो समर स्लीप को क्या कहते हैं, एस्टिवेशन कहते हैं। माइग्रेशन क्या होता है, टेम्परली, थोड़े टाइम के लिए उस सिचुएशन से भाग जाना, कहीं और चले जाना। और सस्पेंशन, अपनी ग्रोथ को थोड़े टाइम के लिए रोक देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ के सिलेक्टेड स्पीशीज। के सिलेक्टेड स्पीशीज का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, तो के सिलेक्टेड स्पीशीज
लेटर एज एट फर्स्ट रिप्रोडक्शन, मतलब ये मेच्योरिटी के बाद रिप्रोडक्शन करते हैं, काफ़ी लेट अपनी लाइफ साइकिल में ये रिप्रोडक्शन को प्रेफर करते हैं। तो अब हम देखेंगे के सिलेक्टेड स्पीशीज़ और आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ क्या होती हैं। तो के सिलेक्टेड स्पीशीज़ होती हैं वो लार्ज होती हैं, जैसे ह्यूमंस। तो ह्यूमन का एग्जांपल देके हम ये सारे पॉइंट्स कर लेते हैं। ऑर्गेनिज्म साइज लार्ज होता है और एनर्जी चाहिए होती है हर इंडिविजुअल को ज़्यादा, ऑफस्प्रिंग्स ये कम प्रोड्यूस करते हैं, टाइम ऑफ मैचुरेशन कम होता है। और ये क्या शो करते हैं, पेरेंटल केयर, जितने भी बच्चे करते हैं उनकी पेरेंटल केयर करते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी लॉन्ग होती है, लाइफ टाइम रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, एक से ज़्यादा बार रिप्रोडक्शन करते हैं। और सर्वाइवरशिप कर्व या तो कर्व 1 हो सकता है या कर्व 2 हो सकता है। तो ये जो कर्व 1 है क्या है, कॉन्वेक्स शेप कर्व है। तो इसमें आप देखो कि इनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो मैक्सिमम लाइफ स्पैन प्रेजेंट होता है। अब उसके बाद देते हैं ऑर्गेनिज्म साइज आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ का। स्मॉल, एनर्जी यूज्ड इज़ लो, ऑफस्प्रिंग, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। टाइम ऑफ मैचुरेशन, अब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं पर ये जल्दी रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी लाइफ में जल्दी रिप्रोडक्शन करते हैं क्योंकि इनका लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है। और बहुत सारे प्रोजेनीज, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। और टाइप 3 इनका जो है वो सर्वाइवरशिप कर्व है आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ का। और इसका एग्जाम्पल क्या है, स्नेल्स है, ठीक है। तो यहाँ से आपको चीज़ ये समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आर सिलेक्टेड स्पीशीज़। आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था लार्ज क्लच साइज होता है, मतलब बहुत सारे एग्स प्रोड्यूस करते हैं ये एक ब्रीडिंग इवेंट में। तो क्योंकि ये छोटे होते हैं आर सिलेक्टेड स्पीशीज़, तो ये बहुत सारे एग प्रोड्यूस करेंगे, तो ये सही है। स्मॉल होते हैं जितने भी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि इतनी एनर्जी होती नहीं है कि ऑर्गेनिजम्स बड़े हों। मेच्योरिटी, अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में ही ये रिप्रोडक्शन कर देते हैं। तो क्या बचा, फर्स्ट। तो फर्स्ट जो है वो आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ग्रासलैंड अर्गेट फॉलोज ग्रेजिंग काउज फॉर फीडिंग एज द काउ वाइल ग्रेजिंग एक्सपोजेस। जब काउ के पीठ पर अर्गेट्स बैठी होती हैं, तो जब काउ ग्रास में मूव करती है तो कुछ इंसेक्ट्स उड़ते हैं जिसे अर्गेट्स खा लेती हैं। काउ को तो यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ठीक है, बट यहाँ पे अर्गेट्स को फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने जो रिलेशनशिप दिखाया वो क्या है, प्लस एंड ज़ीरो का। तो ये किसका एग्जाम्पल है, कमेंसेलिज्म का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 15, ट्रॉपिकल सेमी ग्रीन एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रीजन हैविंग। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट कितने से कितने रेनफॉल में प्रेजेंट होते हैं, 2000 से 2005 मिलीमीटर। आपको इंडिया के 4 बायोम्स पता होने चाहिए, ठीक है। इसी तरीके आपको एनसीईआरटी में इसका डायग्राम है, उधर से आपको बायोम्स लर्न करने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, बर्ड स्पीशीज ए एंड बी बोथ नेस्ट इन मार्शेस, दोनों मार्शेस में रहते हैं। स्पीशीज ए इज डोमिनेंट ओवर स्पीशीज बी व्हेन दे आर फाउंड टुगेदर। स्पीशीज ए डोमिनेंट है और स्पीशीज बी इंफीरियर है, ठीक है। स्पीशीज बी विल ऑक्यूपाई द, अगर स्पीशीज ए नहीं है तो स्पीशीज बी पूरे लैंड पे इसने कब्जा कर रखा है, पूरे मार्श पे। बट अगर स्पीशीज ए प्रेजेंट है तो स्पीशीज बी पेरीफेरी पे चली जाती है। तो स्पीशीज़ बी के लिए जो एंटायर मार्श है वो क्या है, तो स्पीशीज़ बी के लिए जो एंटायर मार्श है वो फंडामेंटल निश है। बट स्पीशीज़ ए के टाइम पे जो वो पेरीफेरी ले लेती है वो उसका रियलाइज्ड निश है। तो निश क्या होता है, अब मैं आपको ही पैक करके ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो निश क्या होता है, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है, ठीक है। तो ये उसका एड्रेस है एक टाइप से, या होम। उसके अलावा यहाँ पे वो फंक्शनली इंटरेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट से और बाकी स्पीशीज़ से। तो मतलब यहाँ पे हम उसकी फंक्शनल रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं बेसिकली। तो फंडामेंटल निश क्या होता है, एंटायर सेट ऑफ कंडीशन जिसमें जो एनिमल है वो सर्वाइव और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। बट रियलाइज निश क्या है, जब वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट करता है तब जो एरिया उसको मिलता है अपनी लाइफ हैबिट्स को कंप्लीट करने के लिए, वो होता है रियलाइज्ड निश। तो इस तरीके से आप ये चीज़ जो है वो क्लियर हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर एग्जाम्स। अब आपको क्या करना है कि अगर आपने ये वीडियो पहले देखी है DSSB की, तो आपको नीट की वीडियोस भी देखनी है इकोलॉजी से रिलेटेड, और साथ में CUET की भी वीडियोस देखनी है, MCQs की, सिर्फ MCQs की। पहले पढ़ो NCERT,
एंड देन सॉल्व करो एमसीक्यूज। जितना एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हो उतना एमसीक्यूज सॉल्व करो, वही आपकी प्रैक्टिस में है।